कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना। बेस्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने देख ली होगी उम्मीद है। और ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में फिर से 2 चैप्टर को लेके चलूँगा। तो उसी क्रम में लेके चल रहे हैं अगले चैप्टर को, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें क्या होता है, आपके कुछ नियम होंगे योग के, गुणा के और भाग के। ठीक है, कुछ नियम होंगे, उन नियम को जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करूंगा, आपको समझाऊंगा। और उन नियमों में से क्वेश्चन आते रहते हैं तो उनको जो है पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो और फिर इसके बाद आपको संख्या रेखा पर, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आ भी गया था संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, तो जो संख्या रेखा पर दिखाना कैसे दिखाते हैं, नंबर्स का योग या गुणनफल या माइनस, वो संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं वो भी आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, कहीं स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ढंग से पढ़ें, ढंग से आपकी प्रिपरेशन हो सके तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट। चैप्टर का नाम क्या रहेगा हमारा? चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या है? संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, किसकी होंगी? योग की होंगी। योग की किसकी होंगी? गुणा की होंगी। और किसकी होंगी? भाग की होंगी। पहले कुछ नियम जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, तो इन्हें हम विद एग्जांपल्स देखेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये टेबल इसलिए बना रहा हूं, टेबल आप भी बना लीजिएगा जिससे आपको कहीं बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं होगी, समझने में आसानी होगी। जैसे पहला है, योग की बात करें तो पहला नियम आता है योग का संबरक नियम। योग का संबरक नियम। तो आपका योग का संबरक नियम कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी सदैव पूर्ण होगा। क्या होगा? कि 2 सदैव पूर्ण संख्याएं, अगर आपके पास a है, कोई a पूर्ण संख्या है और कोई दूसरी b पूर्ण संख्या है, तो इसका जो योगफल होगा c, तो वो जो भी क्या होगी, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है, क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पहला नियम योग का संबरक नियम यही कहता है कि आपकी जो संख्याएं हैं, आप जो योग लोगे तो वो क्या होगी? पूर्ण संख्या। जैसे a हमने मान लिया 3, b ले लिया 4, दोनों क्या है? एक पूर्ण संख्याएं हैं। और इनका अगर हमने सम करा आया 7, तो 7 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या होगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, यही नियम कहता है योग का संबरक नियम, यही कहता है कि अगर 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम ये क्या कहता है? 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 कोई नंबर a और b हैं, तो इनका अगर हम a प्लस b करें तो भी इनका योगफल c ही होगा, और अगर हम b प्लस a करें तब भी योगफल क्या आएगा? c ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, a ले लिया 4, b ले लिया 5, तो अगर हम 4 प्लस 5 करें तब भी हमें योगफल 9 मिलेगा, और अगर हम 5 प्लस 4 करें तब भी योगफल क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। दोनों में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो यही कहता है योग का क्रम विनिमय नियम कि अगर पूर्ण संख्याओं का योगफल हम कर रहे हैं तो उसमें उनके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसी चीज को हम संख्या रेखा पर दिखाएं, ठीक है, ये योगफल आपका जो 9 आ रहा है इसे संख्या रेखा पर दिखाएं, तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? इसे अभी बिगाड़ रहे हैं। ठीक है,
संख्या रेखा पर दिखाएं तो एक लाइन खींचेंगे, इसके मिडिल पॉइंट को क्या ले लेंगे 0, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं निगेटिव्स होते हैं। ठीक है, यहां से लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी हमें जरूरत होती है मुतले ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे इधर चलते जाएंगे। अब क्या करना है, हमें योग करना है। किस किस का योग करना है 3 + 5 का। तो 0 से 3 क्या करना है 3 + 5 इक्वल्स टू 4 + 5 4 + 5 इक्वल्स टू हमें 9 दिखाना है। क्या दिखाना है 4 + 5 इक्वल्स टू 9। तो 0 से चलेंगे कहां तक 4 पे, एक ये और ये मिला दिया 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 गैप हो गए 4, फिर क्या है 5, यहां से 5 खाने गिनेंगे 1 2 3 4, पांचवा कहां मिला यहाँ पे 9 पे। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और फिर एक लाइन खींच के ऐसे और ऐसे सीधे मिला देंगे। ये आपके योग को दर्शाएगी। अब ये दिखाएगी 4 को, ये दिखाएगी 5 को, और ये लाइन दिखाएगी 4 + 5 = 9 को। इस तरीके से हम इसको अपनी संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर दिखाने का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत कठिन लगता है, कुछ नहीं होता है संख्या रेखा पर। ठीक है, 4 + 5 = 9, इसे संख्या रेखा पर दिखाना था। 0 से शुरू करा क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव होता तो इधर भी चलते। 4 पहले क्या नंबर था 4, तो 1 2 3 4, 0 से 4 चले, फिर 5 था 1 2 3 4 5 चला, तो 4 + 5 दोनों को जोड़ा तो सीधे हम यहां से यहां कहां पे आ गए 9 पे। कहां पे आ गए 9 पे। यही दिखाता है कि 4 और 5 का जो सम है वो 9 है। ठीक है, इस तरीके से आप एरोस भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे होता है संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ठीक है, दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम जो हमारा वो कहता है उसका नाम है योग का तत्सम नियम। तीसरा नियम की बात करें, योग का तत्समक नियम। यह नियम कहता है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? इसीलिए 0 को पूर्ण संख्याओं का क्या कहते हैं, योग तत्समक। आता है क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आ जाता है कि जो है पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक किसे कहते हैं, वो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपको 0 1 2 3, इस तरीके से -+ भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो योग का तत्समक नियम क्या कहता है, अगर a हमारा कोई पूर्ण नंबर है उसमें अगर हम 0 को जोड़ें तो अगर उसके मान जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये b ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे 4 है, 4 हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसमें हमने 0 जोड़ा तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जो संख्या है वही मिलेगी। ठीक है, a + 0 = a, मतलब अगर 4 कोई पूर्ण संख्या है उसमें 0 जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 नियम हो गए। आगे देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम हमारा है, चौथा नियम क्या है, इसे कहते हैं योग का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम
योग का साहचर्य नियम योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी संख्या के योग में से 3 नंबर हो, यदि हम किसी 3 नंबर मान लो ए, एक है बी, एक है सी, ये हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसे जोड़ें या फिर ए प्लस बी प्लस सी करें तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? ये इक्वल होंगी, बराबर होंगी, इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। यही कहता है योग का सहचर्य नियम कि अगर कोई 3 संख्याएं दी हैं तो आप उनके क्रम में अगर बदलाव करते हैं तो उनके योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर a = 5 है, b 6 है और c 4 है, तो अगर हम करें 5 + 6 + 4 और बराबर में दूसरी तरफ क्या करें 5 + 6 + 4, तो दोनों का सम जो है बराबर आएगा। 6 × 5 = 11 + 4 बराबर 5 + 10, 11 × 4 = 15 और 10 × 5 = 15, तो इनके योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कहता है क्या हमारा योग का सहचर्य नियम कि अगर हम जोड़ में किन्हीं 3 नंबरों के क्रम में अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसके योग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा योग का सहचर्य नियम, ठीक है। संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये चारों नियम आपके किसके थे? योग के। किससे थे? योग से रिलेटेड आपके यही 4 नियम थे जो आपको बता दिए गए, ठीक है। चारों का एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया। अब बात करते हैं गुणा की, ठीक है। अब किसकी करते हैं? पूर्ण संख्याओं पर गुणा की संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर गुणा की संक्रियाएं, गुणा की संक्रियाएं। अब किसके नियम आएंगे? गुणा के, गुणा से रिलेटेड। पहला नियम कहता है गुणा का संबरक नियम। गुणा का संबरक नियम। गुणा का संबरक नियम हमारा कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा, पूर्ण संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर a और b हमारे 2 पूर्ण संख्याएं हैं तो a और b का गुणनफल जो हमारा a b आएगा वो क्या होगा? ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे a = 4 है, b = 5 है, तो 4 × 5 = 20, तो ये 20 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक। तो गुणा का संबरक नियम क्या कहता है? 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि किसी भी 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल हमेशा बराबर होते हैं, उनके क्रम का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आया है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी 2 पूर्ण संख्याएं हैं a और b, 2 a b क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अगर हम करें a × b, क्या करें? a × b या फिर करें b × a,
दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, उनके क्रम का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल A5 है, B6 है, तो 5 × 6 बराबर होगा 6 × 5 के। 5 छक 30, 6 पंजे 30, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, गुणा का जो हमारा क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का उनके क्रम का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल पर उनके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम है शून्य का गुणन नियम। शून्य का गुणन नियम। शून्य का गुणन नियम ये क्या कहता है, शून्य का गुणन नियम कहता है किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य। किसी पूर्ण संख्या व शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, मान लो कोई a एक पूर्ण संख्या है, a क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो a × 0 आएगा 0। क्या आएगा, a × 0 = 0। फॉर एग्जाम्पल a अगर हमने 4 मान लिया तो 4 × 0 बराबर सदैव 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए जो है इसे कहते हैं किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नियम, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव नियम। चौथा, गुणा का तत्समक अवयव नियम। तो जो चौथा नियम गुणा का तत्समक अवयव नियम है, ये क्या कहता है, किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर सदैव हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए एक को क्या कहते हैं, एक को गुणा का क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। एक को पूर्ण संख्याओं का क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। ये आपके 1 नंबर में पूछा जाएगा। 1 नंबर में क्या होगा कि गुणा का तत्समक अवयव क्या है, गुणा का तत्समक ये नहीं है, ठीक है। तत्समक अवयव क्या है, ये आता है 1। ये 1 नंबर के जो आपके मल्टीपल आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, गुणा का नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव आपका 1 होता है हमेशा। ठीक है, पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव 1। अब इस नियम को देखते हैं क्या कहता है। गुणा का तत्समक अवयव नियम क्या कहता है, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल a अगर एक पूर्ण संख्या है, a क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और a में हम गुणा करें 1 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसका गुणनफल a ही प्राप्त होगा। उसके गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल a अगर 4 है, इसमें 4 से गुणा करें 1 की तो 4 एकम 4 ही प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। इस गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा नियम है आपका
चौथा नियम देखते हैं, सॉरी चौथा तो हो चुका, पांचवा नियम। पांचवा नियम है आपका गुणा का साहचर्य नियम। जैसे योग का था वैसे ही गुणा का है और नियम भी सेम है। अगर कोई तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं ए बी सी, जो आपको दे रखी हैं तीन संख्याएं कौन सी दे रखी, ए बी सी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कहूं ए गुणा बी गुणा सी ऐसे लिखूं, या फिर मैं ए गुणा बी गुणा सी रखूं, तो इनका गुणनफल जो है हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। गुणा का साहचर्य नियम यही कहता है कि इनमें आपस में क्या है, भाईचारा है। साहचर्य भाईचारा है। चाहे आप ए को अलग कर दो, बी सी को साथ कर दो, या फिर ए बी को अलग कर दो, सी को अलग कर दो, या फिर आप चाहो तो जो है इनको ऐसी ए बी सी लिख दो, तो इनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 गुणा 5 गुणा 6 लिख दें, या फिर 4 गुणा 5 और गुणा 6 लिख दें, तो इनका योगफल गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। 4 गुणा 30 बराबर 20 गुणा 6, 30 चौक 120, 20 छक 120, तो ये क्या आया, बराबर आया। यही क्या है, गुणा का सहचर्य नियम है, ठीक है। कौन सा नियम, गुणा का सहचर्य नियम, ठीक है। अगला देखते हैं हम, छठा नियम आपका आता है गुणा, जो है आपका आता गुणा संक्रिया पर योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम, ठीक है। पांचवा नियम में आपका क्या आता है, गुणा संक्रिया पर योग का वितरण नियम। तो इस नियम का कहना क्या है, इस नियम का कहना है कि अगर कहीं लिखा है a गुणा बी प्लस सी, क्या लिखा है, a गुणा बी प्लस सी, या फिर अगर गुणा नहीं लगा है तो भी इसका मतलब क्या है कि गुणा ही है, ठीक है। अगर किसी भी ब्रैकेट से पहले कोई नंबर लिखा है और उसके बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा से होता है, ठीक है। तो a गुणा बी प्लस सी लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ए बी इसके अंदर गुणा कर देंगे, ए गुणा बी ए बी, ए गुणा सी ए सी। तो इस चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों का जो है गुणनफल क्या आएगा, सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 गुणा 5 प्लस 6 लिख लो, या फिर लिख लो 4 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6, ठीक है। ए बी और ए सी, 4 गुणा 5 4 गुणा 6। अब इनका कर लो 4 गुणा 5 और 6 11, इनका कर लो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, अब 11 चौक 44, 20 और 24 44, आ गए भाई बराबर दोनों, ठीक है। तो छठा, जो आपका छठा नियम है वो क्या कहता है, गुणा संक्रिया पर जो योग का वितरण नियम, कि अगर कहीं a गुणा बी प्लस सी आपको दिया है तो आप उसे ए बी प्लस ए सी के रूप में भी लिख सकते हैं और उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का गुणनफल क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, सातवां नियम। सातवां कहता है गुणा का घटाने पर वितरण नियम। ये तो योग पर था, अब देखो घटाने पर, गुणा का घटाने पर वितरण नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप समझ लीजिए कि किसी का घर बनता है तो वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है किस पे, उसकी नींव पर। तो ये आपकी नींव है, इस पे अगर आपने टाइम दे लिया तो आपकी जो बिल्डिंग है बहुत मजबूत बनेगी। कहने का मतलब जो है आपका जो ज्ञान होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो बेस्ट होगी। और कम ज्ञान, देखो अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो ठीक है, अलग बात है, हमें ज्ञान ही नहीं है, लेकिन अल्प ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। इसलिए या तो ज्ञान सही से लेना या कतई मत लेना, अल्प ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? कहने का मतलब ये है वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है बहुत ध्यान से, ठीक है।
तो गुणा का घटाने पे वितरण नियम हमारा क्या कहता है, जैसा हमारा योग का था वैसे ही उसका रहेगा घटाने का। अगर a गुणा b माइनस c लिखा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, a b माइनस a c कैसे लिख सकते हो, a b माइनस a c। फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लेंगे, 4 गुणा 6 माइनस 3 बराबर 4 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 3। ठीक है, अब 4 गुणा 6 में से 3 गए 3 बराबर 6 चौक 24 माइनस 4 तियां 12, 4 तियां 12, 24 में से 12 गए, कितने बचे 12। आया क्या, बराबर आया नहीं आया। तो ये क्या है, हमारा गुणा का घटाने पर वितरण नियम है कि ये जो है घटाने पर किस तरीके से काम करता है। ये नियम आपके सवालों में काम आते हैं। ठीक है, कहोगे इनका यूज क्या है सर, इतनी देर से नियम पढ़ा रहे हो, पहले योग के कराए फिर गुणा के कराए, अब भाग के भी कराऊंगा। तो ये क्या है, इनका नियम जो होते हैं छोटे छोटे नियम, ये आपके सवालों में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो गुणा का घटाने पर वितरण नियम, a गुणा b माइनस सी को किस तरीके से लिख सकते हो, ए बी माइनस ए सी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसा करने से उसके मान पर, उसके गुणनफल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके गुणा, पूर्ण संख्याओं पर गुणा की संक्रियाएं होंगी। अब देखेंगे पूर्ण संख्याओं पर भाग की संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर भाग की संक्रियाएं। अगला नियम क्या कहता है हमारा कि कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं तो इसका जो फलन है, गुणनफल है, वो पूर्ण संख्या है, ए कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए एक पूर्ण संख्या है और बी एक पूर्ण संख्या है, ये दोनों क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं हमारी। ठीक है, तो ए भाग बी जो आए सी आएगा, ये पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर a बराबर हम लें 50, b बराबर ले लें 3, तो 50 भाग 3 क्या एक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि कितना आएगा, पूरा कटेगा ही नहीं, पूरा कटेगा ही नहीं। और अगर a ले लें 20, b ले लें 5, तो 20 बटे 5, 5 चौक 20, 4, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण संख्या ही हो और जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए ये नियम है कि पूर्ण संख्याओं पर जो a और b अगर आपकी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका जो c भागफल आएगा तो वो जो है आपकी पूर्ण संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा नियम आपका देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता। दूसरा नंबर पॉइंट, किसी संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं होता, परिभाषित नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर a भाग 0 है तो इक्वल आएगा इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं, उसे परिभाषित ही नहीं कर सकते। और इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, अनंत, अनंत। ठीक है, अगर कोई नंबर 4 है, इसको 0 से भाग दे दिया तो ये क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, दूसरा नंबर। तीसरा नियम क्या है, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग। ठीक है, तो अगर किसी पूर्ण संख्या में हम एक से भाग देंगे तो उसके जो भागफल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही संख्या प्राप्त होगी। सपोज a भाग 1 है तो इसका भागफल हमें a ही मिलेगा।
अगर किसी पूर्ण संख्या में हम 1 से भाग देंगे तो हमें भागफल क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 4 में अगर 1 से भाग दिया जाए तो भागफल हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। जो संख्या है वही सेम मिलेगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। चौथा देखेंगे, चौथा नियम, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। ठीक है, शून्य में किसी पूर्ण संख्या से भाग, किसी पूर्ण संख्या से भाग। अगर हम 0 में किसी पूर्ण संख्या से भाग दें, अगर 0 में अगर हम एक किसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो वो भागफल हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या दोनों चीजों को समझना, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर हमेशा भागफल अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा, और 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 0 आएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नोट करने लायक पॉइंट हैं। ये आपके पेपर में 1 नंबर में भी पूछ सकता है और वैसे भी आपके जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर 5वां देखते हैं। 5वां पॉइंट है कि किसी भी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम a को a से ही भाग दें तो भागफल हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर हम 4 में 4 से भाग दें तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। 5 में 5 से भाग दें तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। कितना भी बड़ा, अगर हम 5555 में 5555 से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, चाहे वो संख्या कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो अगर किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो उसका जो मान होगा, जो भागफल होगा, वो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में सारे आपकी जो संक्रियाएं थी, योग संक्रियाएं, गुणा की संक्रियाएं और जो है भाग की संक्रियाएं जो थी वो आपको बता दी। ठीक है, वो क्लियर हो गया आपका। और हमने किस तरीके से संख्या रेखा पर दिखाते हैं वो भी बता दिया। तो इस तरीके से आपका तीसरा चैप्टर जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ये तीसरा चैप्टर फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर आपका। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम देखते हैं क्या है। ठीक है, डालते हैं उसका नाम। अगला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, परिमेय संख्या हमने आपको बताई थी। परिमेय संख्या, जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी जा सके वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। भाई संक्रिया क्या होगी, संक्रिया होगी योग की, और किसकी होगी, घटाना की, और किसकी होगी, गुणा की, और भाग की। यही तो होंगी संक्रियाएं, योग, घटाना, गुणा, भाग। अब संक्रियाएं, संक्रियाओं से सीधा सीधा सा तात्पर्य है क्रिया। क्रिया मतलब क्रियाएं, मतलब कितनी तरीकों से। योग तो उनका योग करना, घटाने में घटाना करना। जैसे अगर कोई संख्या आपको 4/5 प्लस 5/7 दी है, इसका क्या करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो। यही क्या है, यही तो है संक्रियाएं, बस यही तो करना होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है वो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी संख्या p/q की फॉर्म में 2 संख्याएं दी हैं, जैसे
अगर हमें दिया है 5/7 प्लस 3/7, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर वाली चीज क्या है हमारी अंश, और ये क्या है हर। अब यहाँ पे हर हमारे क्या है बराबर है, ये भी 7 है ये भी 7 है, तो इसका हम योग करें या घटाना करें या गुणा करें या भाग करें, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 5/7 प्लस 3/7 कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 7, दोनों बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। नीचे वाले से नीचे वाले को क्या देते हैं भाग, इससे इसे क्या देंगे भाग, और जो भागफल आता है उसके ऊपर वाले से गुणा। तो 7 से 7 को भाग दिया, कितना आया 1। अभी नियम पढ़ाया था मैंने, तो उसमें क्या बताया था कि किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है 1। तो 7 से 7 को भाग दिया, क्या आया 1, 7 एकम 7, और 1 से कर दी 5 की गुणा, तो क्या आएगा 5, प्लस ऐसे यहाँ कितना आएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 8/7। सिंपल सा आंसर आपका आ गया 8/7। और यही अगर होता कि 5/7 प्लस 7/5, अब क्या होता 5/7 प्लस 7/5, अब क्या होगा, अब हर समान नहीं है, असमान है। तो इसमें क्या करते हैं, इनमें लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कितने लोगे, 7 और 5 का एलसीएम लो, 7 एकम 7, 5 बचा, 5 एकम 5 हो गया, 7 गुणा 5 कितना आया 35। ये लासा मासा अभी पिछली वीडियो में सिखाया था, तो ये क्या हो गया 35, कितना हो गया 35। 7 और 5 का लासा कितना हो गया 35। अब मैंने क्या कहा, नीचे वाले से नीचे वाले को, इससे इसे क्या कर रहोगे भाग, क्या करोगे भाग, और जो आएगा उसके ऊपर वाले से गुणा। तो 7 से 35 को भाग दिया, 7 पंजे 35, कितना आया 5, 5 की 5 से गुणा, 5 25, प्लस 5 से 35 को भाग, 5 सत्ते 35, कितना आया 7, 7 की 7 से गुणा, 7 सत्ते 49। अब इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 74/35, ये आ गया इसका आंसर। समझ गए। तो कुल मिला के फर्क क्या है, जहां पर हर सेम है, समान है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, 7 यहां था 7 यहां, या 8 यहां 8, जो भी हो, अगर किसी भी भिन्न में किसी भी परिमेय संख्या में उसके हर समान है तो उसके योगफल या घटाना करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे वही हर का एलसीएम सेम आ जाएगा 7 आ जाएगा, और जो ऊपर है लिख के, या घटाना है तो घटाना लगा के जोड़ या घटाना कर देंगे। अगर हर नहीं समान है तो उन्हें कैसे करेंगे, दोनों का, या 3 हो तो 3 का, 4 हो तो 4 का एलसीएम लोगे, जो एलसीएम आएगा वो नीचे रखा जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाले को भाग दोगे, जो आएगा उसकी गुणा ऊपर वाले से करके वो यहाँ लिख दोगे, फिर आपने जो भी साइन होगा वो लगा के कर दोगे। ठीक है, तो इसी पर कुछ संक्रियाएं हैं वो हम देखेंगे। अब सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूं जिससे ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया है 5/-8 प्लस 13/8, सही है। इसका क्या करना है, आपको निकालना है योगफल। ठीक है, बस माइनस का साइन है तो इसमें हमें क्या है, हर समान है, ये क्या हो जाएगा माइनस लगा तो माइनस का 5/8 और प्लस का 13/8 ऐसे लिख लेंगे, और एलसीएम क्या हो जाएगा 8 - 5 प्लस 13, 13 में से 5 गए 8/8, 8 से 8 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसे दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 3/4 प्लस माइनस का 5/6। अब यहाँ पे हर क्या है, अलग है, तो 3/4 प्लस माइनस माइनस, एक साइन होता है, देखिए नोट कर लीजिएगा, प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन लिखा किस में जाएगा माइनस में। जैसे माइनस के 4 माइनस के 5, तो माइनस का माइनस जुड़ तो जाएगा लेकिन रहेगा माइनस के साथ,
4 और 5 9, 9 जुड़ गए, लेकिन लिखा किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो इस पे जरा ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी चिन्ह क्या है? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस लिखा माइनस में जाएगा, लेकिन होगा क्या? प्लस, ठीक है। करना पड़ेगा जोड़, लेकिन ये रहेगा। ये कुछ 4 नियम होते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 5/6। इनका एलसीएम क्या हो गया? अब फिर से 4 और 6 का एलसीएम यहां ऐसे निकाल के देख लो। 4 एकम 4, 6, 6 एकम 6, कितना हो जाएगा? सॉरी। तो 4 और 6 इनका एलसीएम निकाल लो। 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3। तो इनका कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4 तियां 12। 12 क्या है गया? एलसीएम। 4 तियां 12, नीचे वाले से नीचे वाले को भाग, 4 तियां 12, 3 तियां 9, जो आएगा उसकी गुणा, 3 तियां 9, माइनस 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। अब प्लस माइनस क्या होता है? देखो उधर क्या लिखा है? माइनस लिखा है, घटा दो, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? 10 में से 9 गए, बचा 1, किसका? माइनस का। माइनस के 1/12, ये क्या हो गया आपका? यही आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। माइनस का 1/6 प्लस का 17/10 प्लस का 5/-12, ठीक है। इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का करेंगे। माइनस 1/6 प्लस 17/10 प्लस माइनस माइनस 5/12। अब 6, 10, 12 का क्या लोगे? एलसीएम। 6, 10, 12, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6, फिर 2 से कटेगा 1, 5, 1, फिर 5 से कटेगा 1, 1, 1। अब कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 तियां 12 पंजे 60। 60 क्या आ गया? एलसीएम लिख लो भाई यहाँ पे 60। नीचे वाले से नीचे वाले को भाग, 6 धाई के 60, और ऊपर वाले से गुणा, माइनस का 10 प्लस 10 छंग 60, 17 छंगा, पहाड़ा याद कर लो, 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, और 17 छंगा 102। 12 से 60 को भाग, 12 पंजे 60, 55, 25, माइनस का। इसे सॉल्व कर लो। माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लो और प्लस के एक तरफ कर लो। तो 102 माइनस 25 10 35/60। अब यहाँ कितना बचेगा? 65 और 2 67/60। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ घटाने के देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपके प्लस के हो गए, हालांकि इसमें घटाना भी शामिल था, ठीक है। अब स्पेशली घटाने के एक आध देख लेते हैं कि कैसे परिमेय संख्याओं को घटाया जाता है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, माइनस के 3/8 माइनस 2/-7, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? माइनस दोनों जगह माइनस है, तो माइनस 3/8 माइनस -2/7 माइनस 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/7। एलसीएम 8 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56। 8 7 56 माइनस 21 प्लस 7 8 56, 8 दूनी 16। घटा दोगे माइनस के ज्यादा तो माइनस के 5/56। ये आज का क्या हो गया? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लो, एक सवाल और है, लेते हैं।
नोट कर लिए होंगे ना, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ये वाला चलो इसकी जगह करते हैं, ये वाला तो कर लिए होंगे, इसकी जगह और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, -2/3 प्लस 1/9 माइनस माइनस के 5/6। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2/3 प्लस 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/6, 3 9 6 एलसीएम निकाल लो, 3 9 6, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 1 1 1, तो 3 3 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, एलसीएम हो जाएगा। 3 नेम 3 छक 18, 3 छक 18, 6 दूनी 12 प्लस 9 दूनी 18, 2 एकम 2 प्लस 6 3 18, 5 3 15, ये माइनस का 12, 15 2 17/18, कितने बचेंगे 5/18, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में बड़े लगेंगे लेकिन इसमें होता कुछ भी नहीं है, बहुत सरल से होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 1/4 है, तो इनमें एक परिमेय संख्या -7/9 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दूसरी संख्या, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे कि माना दूसरी संख्या बराबर x, जो नहीं पता उसे क्या मान लो x, दूसरी संख्या बराबर x मान ली। ठीक है, कह रहा 2 परिमेय संख्याओं का योगफल क्या है 1/4, योगफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमने क्या मान ली x, तो x और इस संख्या का योगफल x प्लस माइनस 7/9 बराबर क्या दे रखा है 1/4, इन दोनों का योगफल क्या दे रखा है 1/4। पूछा क्या है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो x प्लस माइनस 7/9 बराबर 1/4, तो इसे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का है प्लस का 7/9, तो x बराबर 9 चौक 36, एलसीएम हो जाएगा 4 नेम 36 प्लस 9 चौक 36 और 4 सत्ते 28, 9 चौक 36 4 सत्ते 28, इन्हें जोड़ देंगे 9 8 17 37/36। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी x बराबर आ जाएगी 37/36। ठीक है, अब इसे कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ भी करना है ना कि सही है या गलत। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आई 37/36 और क्या थी माइनस का 7/9, इसी का तो योगफल क्या बता रहा था 1/4, तो यहाँ करो 36 37 प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36 और 7 चौक 28, घटा दो 28 में से 37 गए, कितना बचा 9/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, आ गया 1/4। तो ऐसे हम आंसर को क्या कर सकते हैं अपने प्रूफ भी। देखो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कितना 1/4 है, इनमें एक परिमेय संख्या -7/9 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या करा, हमने यहां से हल करना शुरू किया, यहां से सॉल्व करना शुरू करा, तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तो कह रहा है इसका और इसका योगफल दे रखा है 1/4, तो हमने क्या करा प्लस माइनस माइनस x माइनस 7/9 बराबर 1/4, इस चीज को उधर भेजा, x बराबर क्या हो गया 1/4, माइनस की चीज क्या हो गई प्लस 7/9, एलसीएम लिया 9 4 का 36 आया, 4 नेम 36, 9 एकम 9 प्लस 9 चौक 36, 4 सत्ते 28, 28 और 9 37, 37/36, दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, यही आंसर हो गया था हमारा 37/36, ये दूसरी संख्या निकाल ली थी। लेकिन इसे वेरीफाई करना था सही है या गलत, तो हमने कहा दूसरी संख्या मान लो। अब जो x माना था x की जगह क्या रख दिया 37/36, तो 37/36 प्लस माइनस का 7/9 बराबर क्या आना चाहिए 1/4 आना चाहिए। तो इसमें हमने क्या करा,
एलसीएम लिया 36 37 यही रहेगा, माइनस 9 चौक 36, 4 7 28 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 37 में से 28 घटाए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो, 37 में से 28 घटाए कितना बचा 9 बटे 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36 बराबर क्या आ गया 1/4। यही तो हमें प्रूफ करना था तो आ गया। तो मतलब हमारा आंसर ये सही है, ये चेक भी हो गया और हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, भाषा में जब आप पढ़ते हो आप कहते हो बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, छोड़ देते हो या फिर गलत कर देते हो, तो इस टाइप से उसे किया जाता है, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन ये नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा योगफल। अरे इसी तरीके से एक गुणनफल का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई सेम प्रोसेस, सेम, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें भी क्या करा, माना दूसरी संख्या x, माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो गई x, दूसरी संख्या बराबर x। इसमें क्या था योग, इसमें क्या है गुणनफल, तो x गुणा दूसरी संख्या, इनमें से एक संख्या माइनस 3/7, 3/7 कर दी, बराबर क्या मिल रहा है गुणनफल माइनस का 9/5, ये मिल रहा है। ठीक है, ये है। तो अब पहली संख्या माना दूसरी संख्या मान ली x, पहली संख्या माइनस 3/7, इनका गुणनफल है माइनस 9/5, हमें संख्या निकालनी है। तो किसी की चीज के गुणा में जो चीज होती है वो जब हम दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो कहां चली जाती है, भाग में। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 9/5 बटे माइनस के 3/7। ठीक है, माइनस का 3/7। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 9/5 गुणा, ठीक है, गुणा में ये चीजें क्या होंगी पलट जाएंगी, -7 बटे -3। ठीक है, अगर हम भाग वाली चीज जैसे अगर कहीं लिखा है 4/5 भाग 5/4 भाग 4/5, ठीक है, तो ये अगर हम गुणा करें तो 4/5 गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो गुणा में चीजें ये क्या होती हैं पलट जाती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस से माइनस कट गया, 3 तियां 9 हो गया, 7 तियां 21 और 5 21/5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 21/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 21/5। दूसरी संख्या होगी अगर तो इनका गुणनफल क्या आएगा 9/5। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो। ठीक है, अभी यहाँ करेंगे, यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना, मान लो हमने दूसरी संख्या निकाली है, हमारी आ गई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये आ गई। दूसरी संख्या क्या निकाली 21/5, तो इसको अब x की जगह रख दो, 21/5 गुणा माइनस का 3/7 बराबर क्या आना चाहिए माइनस का 9/5 आना चाहिए। ठीक है, करो सॉल्व, 7 तियां 21, 3 तियां माइनस का 9, 3 तियां 9 और माइनस लगा तो माइनस, और बचा क्या 5। देखो आ गया 9/5, तो भाई आ गया। तो यहां से तुरंत आप क्वेश्चन को अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन को, कि आपने जो करा है वो सही करा है या फिर गलत किया है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। ठीक है, हम आपको उसका दोबारा से समझा के सॉल्यूशन देंगे पूरा। ठीक है, फिर एक इस टाइप का आ जाता है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो, किस संख्या से। तो हमने कहा x से कर दो। ठीक है, बोला किससे, हमसे पूछ रहा था कि किस संख्या से गुणा करें कि -4/7, तो हमने कहा x से कर दो, क्या दिक्कत जा रही है। हमने कहा माना x से गुणा करने पर, माना x से गुणा करने पर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा गुणनफल। तो 8/9 को हमने x से गुणा करा तो हमें गुणनफल -4/7 प्राप्त हो गया। अब इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर -4/7, हमने क्या कहा इधर की गुणा की चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो ये क्या हो जाएगा भाग 8/9, भाग
8/9, और इसी चीज को अगर हम लिखें तो -4/7 गुणा 9/8, उल्टा कर देंगे, गुणा 9/8, तो 4 दूनी 8, नहीं कटेगा आगे, तो x बराबर -9/7 दूनी 14, ये आ जाएगा x की वैल्यू कि साहब -9/14 से अगर इसमें गुणा कर दी जाए तो गुणनफल -4/7 प्राप्त होगा। अब आप कहोगे हम कैसे माने होगा, आपको तो चाहिए है प्रूफ, तो प्रूफ लीजिए, यहां पे कर देते हैं -9/14, x की जगह रख दिया -9/14 और गुणा में कर दिया 8/9, ठीक है। अब इसे काट दो, 9 से 9 कट गए, ठीक है, 9 से 9 कट गए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो -4/7 ये आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिजिट्स अलग हो सकती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करना, सेम प्रोसेस से, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो है आप घबरा जाओ किसी चीज से, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, मैंने तो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन कराने चाहिए वो आपको करा दिए कि ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप हमें तुरंत कमेंट करें या फिर आप टेलीग्राम, हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर है 9411030802, जो फ्लैश भी होता रहता है नीचे, ठीक है, तो उसका क्या है, उसको आप सेव कर लीजिए, उस पे हमारे मैसेज कर दीजिए कि सर हमें इस अपने ग्रुप से ऐड कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप से ऐड कर लेंगे। उससे अब क्या फायदा होगा, आप पढ़ने बैठे, कोई क्वेश्चन करा नहीं सॉल्व हुआ, फट से फोटो क्लिक करा, फट से भेज दिया, हम उसका आपको सोल्यूशन दे देंगे, कितना इजी रहेगा, है ना। तो चीजों को करने से इजी बनाया जाता है, ऐसे नहीं सोच लिया यार ये कैसे करें, नहीं हो रहा, हटा उठा के रख दिया, ऐसे नहीं होता है। और मैं भी ना सब पढ़ा नहीं सकता, आप पूरी एक सेमेस्टर में जो मैथ की बुक करते हो वो मैं आपको 5 सेक्शन में करा रहा हूं, तो कैसे करा रहा हूं, कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें लेके चल रहा हूं, सारी चीजों को तो नहीं कवर कर सकता ना। तो उसके अलावा भी अगर आपका कोई छूट रहा है पॉइंट, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमें कमेंट करें। अगर उस टॉपिक की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, तो हम उस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर उस पर इतनी कमेंट्स नहीं, डिमांड नहीं है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा और आपको दिक्कत है, तो आप हमें पर्सनली यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपका उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और सब कुछ फ्री में दे रहे हैं मेरे भाई, बस पढ़ना है, तुम्हें जी जान लगा देना है, और जब आप सक्सेस प्राप्त कर लो तो बस एक बार कह देना कि हाँ मैंने प्रेजेंट क्लासेस से पढ़ के सक्सेस प्राप्त की। हम 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं किसी भी चीज का, बस क्या मांग रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे पूरी वीडियो को देखें। उस पर जारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती, कोई मैथ की नहीं होती, उस पर सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, और जो सब्जेक्ट अभी तक उस पर नहीं पढ़ाए गए वो भी आगे जो है पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। हमारी टीम जो है पूरे प्रयास में रहती है कि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा, अभी आपका टेट का जो है पेपर शायद फरवरी में होने को है, उसके भी क्लासेस, उसकी प्रॉपर क्लासेस लगेंगी आपको सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, वो भी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है काम चले, हम बस क्या है आप सहयोग करें। ऐसा होता ना, हमें यहाँ खड़े होकर पढ़ाने में जो मेहनत लगती है, हम इसका आपसे पैसा लेते नहीं लेते, कुछ मांगते नहीं मांगते, 1 रुपया 1 पैसा नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पढ़ाना क्या मजाक बात है, नहीं है ना, मेहनत तो लगती है ना कहीं ना कहीं। तो उस मेहनत का आपको क्या करना है, बस सहयोग करना है। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है, व्यूज आएंगे, तो जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा ना, कि लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगता है। तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करो, जितने आपके बीटीसी ग्रुप में हैं। ये नहीं इस समय तो जो दुश्मन दोस्त हो भी ना, लड़ाई हो रखी हो, उसके पास भी भेज दे, ले भाई तू भी पास हो ले,
ठीक है, उसे भी भेज दीजिए। सारे जितने आपके BTC के ग्रुप हैं उनमें सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस पर लगाइए स्टेटस, फेसबुक पे शेयर कीजिए कि 5 सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट क्लासेस, और कोई भी यूट्यूब पे चैनल ऐसा नहीं है जो इस समय इतना क्विक रिवीजन और इतने अच्छे ढंग से समझा के आपको कर रहा हो। ठीक है, रामबाण इलाज है एक तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर परेशानी आती है तो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जिस माध्यम जो भी आप चलाते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपके 2 चैप्टर और फिनिश हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.